स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। यह है हमारी महिला पर्यवेक्षक 2024 की स्पेशल मैराथन क्लास, जिसमें हम शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा के सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले वाली क्लास में हमने इन सभी चैप्टर्स की थ्योरी डिस्कस की थी, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। अगर हम विकास की बात करें तो विकास अनुभव एवं अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या यह सभी? तो बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, लेकिन जो बाल्यावस्था के दो प्रकार होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वह खिलौनों की आयु होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बाल्यावस्था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है पूछा है, तो दल समूह में रहने की अवस्था यह एक विशेषता है, अनुकरण करने की अवस्था यह उसकी विशेषता है, प्रश्न करने की अवस्था यह पूर्व बाल्यावस्था की तीनों विशेषताएं हैं, लेकिन खेलने की अवस्था यह उसकी विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का क्या अर्थ है? बालक की लंबाई, मोटाई एवं चौड़ाई में विकास, बालक का बौद्धिक व मानसिक विकास, बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का विकास होना। तो बाल विकास का तात्पर्य होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से कैसा होता है? कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक होता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बालक की भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाना चाहिए, उसकी पुस्तकों की विषय वस्तु में रोचक तथ्य और विभिन्नता होनी चाहिए, विद्यालय में विभिन्न प्रकार की रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था की जानकारी चाहिए, उपर्युक्त सभी। तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते समय जो बातें ध्यान रखनी चाहिए उनमें यह सभी आएंगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, जिनके अंतर्गत बालक की भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाना, उसकी पुस्तकों को विषय वस्तु को रोचक तथ्य और विभिन्नता होना, विद्यालय में विभिन्न प्रकार की रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था की जानकारी चाहिए। तो ये सभी बातों पर ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान की व्यवहारिक उपाय देयता क्या है?
समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता देना, बालक की अभिवृत्तियों का लाभ उठा सकते हैं, व्यक्तिगत कठिनाइयों का निवारण हो सकता है, बालकों के व्यक्तित्व का विकास होगा। तो बाल मनोविज्ञान की व्यवहारिक उपादेयता समुचित निर्देश के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की दो सामान्य भय कौन से हैं? शैशवावस्था के दो सामान्य भय कौन से हैं? ऑप्शन है अपरिचित चिंता एवं अंधकार का भय, पृथक चिंता एवं अंधकार का भय, अंधकार का भय एवं गिरने का भय, अपरिचित चिंता एवं पृथक चिंता। तो जो शैशवावस्था के सामान्य भय है वह है अपरिचित चिंता एवं पृथक चिंता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? ऑप्शन है कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, अनुमान, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। तो बालकों में सर्वप्रथम प्रत्यात्मक चिंतन का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है, क्यों? इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बालक अपने पर निर्णय नहीं रख पाता, बालक वीर पूजा करता है, बालक भाव प्रधान होता है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है क्योंकि इसमें जो शारीरिक परिवर्तन ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था में परिपक्वता का, बालक के विकास अवस्थाओं का, बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भकालीन अवस्था में परिपक्वता का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? वाटसन ने, बैलेंटाइन ने, स्ट्रैंग ने, गुड एंड एफ ने। तो शैशवावस्था को सीखने का काल माना है बैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैलेंटाइन ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है? ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर, हरलॉक, मुनरो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, यह बात मुनरो ने बोली थी। तो इसका राइट आंसर होगा मुनरो। तो ये परिभाषा मुनरो के अनुसार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कक्षा में शिक्षक की खेल विधि किस पर आधारित होती है? ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षक के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें कई प्रबल भावनाएं विकसित होती हैं। अगला प्रश्न है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है,
आप क्या करेंगे? उस पर हमेशा नजर रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास में सिरस्ते सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों का जो विकास है वह सिर से पैर की ओर होता है, यही सिरस्ते सिद्धांत कहलाता है। तो सिरस्ते सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है। ऑप्शन है, निरंतरता के सिद्धांत से, व्यक्तित्व अंतर के सिद्धांत से, विकास क्रम की एक रूपता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। जो विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, यह तथ्य निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता के सिद्धांत से। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सभी सिद्धांत को डिटेल में समझा है, तो एक बार चैनल पर जाकर वह वीडियो जरूर देखें। आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए, या सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, या विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए, मतलब विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ऑप्शन है, अभिभावक एवं अध्यापक का, समाज एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव विकास वह वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर होगा वंशक्रम एवं वातावरण का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति में भी कौन से व्यक्तित्व निर्धारक तत्व हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? ऑप्शन है, पर्यावरण का अंतर, आनुवांशिकता का अंतर, आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। मानव जाति में विविधता को बताते हैं वह है आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किसके अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती हैं? ऑप्शन है, रॉस, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉस के अनुसार वातावरण की बाहरी शक्तियां हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। रॉस के अनुसार उन्होंने कहा था कि वातावरण ही वह बाहरी शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम शिक्षक के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। थॉमसन का यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन है, वंशानुक्रम से, वातावरण से, जलवायु से, या वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वंशानुक्रम से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है? ऑप्शन है पारिवारिक परिवेश पर, ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण पर, किसी प्रकार भी अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं, प्रारंभिक जीवन में घर में दी गई पढ़ाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारिवारिक परिवेश पर। बालकों की बुद्धिमत्ता पारिवारिक परिवेश पर निर्भर करती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति में विभिन्नता होती है? ऑप्शन है अनवरत विकास का सिद्धांत, विकास का गति सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास का गति सिद्धांत। विकास की गति सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षक की खेल विधि किस पर आधारित होती है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षक की वीडियो के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के, शिक्षक के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि पर आधारित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यक्षों से होती है। यह किस अवस्था तक है? 7 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो बालकों में जो सोच है वह अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह 7 से 12 वर्ष तक के मध्य होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से 12 वर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने एवं बढ़ावा देने में नहीं होता, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है? ऑप्शन है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि, वजन में वृद्धि, संवेग में वृद्धि या आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध किससे है? ऑप्शन है विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से। तो परिपक्वता का संबंध विकास से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव एवं क्रोध की अवस्था किसे माना गया है? शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को या वृद्धावस्था को। तो तनाव या क्रोध की अवस्था किशोरावस्था को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास के कारण। तो शरीर के जो आकार में वृद्धि होती है वह शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपयुक्त सभी। तो मानसिक विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वह यह सभी होंगे, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, बच्चा किस प्रकार सीखता है? ऑप्शन है
पुस्तक पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। तो एक बच्चा कई प्रकार से सीख सकता है। वह पुस्तक पढ़कर भी सीख सकता है, परिचर्चा द्वारा भी सीख सकता है, प्रश्न पूछकर भी सीख सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कई प्रकार से सीखता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक। ऑप्शन है अध्यापक के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करना, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सीखना, विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थी को सदैव अनुशासन में रखना। तो एक अच्छे अध्यापक के लिए सर्वोत्तम कथन है विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो एक अध्यापक की दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियां या त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्न में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन है विद्यार्थी को कभी भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां यहाँ पर है अधिगम, अधिगम का भाग हैं। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा त्रुटियां अधिगम का भाग हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ में लेकर अलमारी की तरफ जाती है और कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो यह उदाहरण क्या दर्शाता है? ऑप्शन है श्रृंखलायतन अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, या यह सभी। तो यह उदाहरण श्रृंखलायतन अधिगम का उदाहरण दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंखलायतन अधिगम। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? तो ऑप्शन है संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। अधिगम को प्रभावित करने वाले जो व्यक्तिगत कारक हैं वह परिपक्वता एवं आयु हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता एवं आयु। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? ऑप्शन है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। तो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण अवधान संबंधी बाधा या विकार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवधान संबंधी बाधा या विकार। अगला प्रश्न है, रचनात्मक लेख का नियोजन क्या होना चाहिए? ऑप्शन है केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, सभी छात्रों के लिए। तो रचनात्मक लेख का नियोजन से तात्पर्य सभी छात्रों के लिए है, जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, जो लंबे वाक्य को लिखते हैं, जो समाचार पत्र को के लिए लिखना चाहते हैं। तो इन सभी छात्रों के लिए रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी छात्रों के लिए। अगला प्रश्न है, सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन है शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, उपयुक्त सभी। सीखने के वे कारक जो सीखने को प्रभावित करते हैं तो ये सभी हैं, जिसमें शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति। तो ये सभी आएंगे सीखने को प्रभावित करने वाले कारक।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है कोहलर ने, टालमेन ने, वुडवर्थ ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टालमेन ने। सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन टालमेन ने किया। अगर हम बालक के संज्ञानात्मक विकास की बात करें, बालक के संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। तो याद रखिए कि बालक के संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था और सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन टालमेन ने किया था। इन सभी सिद्धांतों को हमने थ्योरी क्लास में डिटेल में समझा है, तो एक बार चैनल पर जाकर इसकी थ्योरी क्लास जरूर देखें। हमारा अगला प्रश्न है, सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्त जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे क्या कहा जाता है? अभ्यसन, अनुकूलन, निष्पादन या मूल प्रवृत्ति? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्पादन। सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्त जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे निष्पादन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, करके सीखना निम्न में से किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या यह सभी? तो करके सीखना इन सभी अवस्थाओं के लिए उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी या यह सभी। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने में परिवार का क्या योगदान होता है? ऑप्शन है परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, परिवार में ही बच्चा आधारभूत जानकारियां पाता है, परिवार का वातावरण, अनुशासन, परिवेश एवं देखभाल महत्वपूर्ण है, परिवार सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। तो बच्चों के सीखने में परिवार का योगदान, परिवार का वातावरण, अनुशासन, परिवेश और देखभाल सभी महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जब बच्चा दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य या व्यवहार करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रेरणा, मूल प्रवृत्ति, अनुकरण या अनुबंधन। तो जब बच्चा दूसरों को देखकर कार्य या व्यवहार करता है तो उसी तरह कार्य या व्यवहार करता है तो उसे अनुकरण कहते हैं, जिसे कि इमिटेशन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकरण। अगला प्रश्न है, बालक में स्वाध्याय की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन है उपर्युक्त स्थान, छात्रों को पढ़ने को कहना, छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना, छात्रों से बिल्कुल बात ना करना। तो बालकों में स्वाध्याय की आदत के विकास के लिए जो सर्वोत्तम तरीका है वह है छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे में सीखने के लिए किस नियम का होना आवश्यक है? ऑप्शन है रटने का नियम, तत्परता का नियम, बहु प्रक्रिया का नियम, व्यवस्थित प्रक्रिया का नियम। तो किसी बच्चे में सीखने के लिए तत्परता का नियम होना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्परता का नियम। अगला प्रश्न है, बच्चे किस कारण से विद्यालय उपलब्धियों में असफल होते हैं? तो ऑप्शन है तत्परता में कमी के कारण, अभ्यास में कमी के कारण, पारिवारिक कलेश के कारण या यह सभी। तो बच्चे विद्यालय उपलब्धियों में अगर असफल हो रहे हैं तो उनके पीछे ये सभी कारण होंगे, जिसमें तत्परता में कमी के कारण, अभ्यास में कमी, पारिवारिक कलेश के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? ऑप्शन है स्किनर, हल, हैग्रिड, पावलव। तो बच्चों में सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत हल द्वारा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हल। अगला प्रश्न है, कोहलर का अधिगम का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत,
पुनर्वलन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो कोहलर का अधिगम का सिद्धांत है वह अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम कौन सा नहीं है? परिणाम का नियम, सदृशीकरण का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम 3 हैं, जिसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। सादृशीकरण का नियम नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सादृशीकरण का नियम नहीं है। अगला प्रश्न है, कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम क्या है? ऑप्शन है अभ्यास का नियम, उपस्थिति का नियम, रटने का नियम या पाठ्य वस्तु की नकल करने का नियम। तो कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम है उपस्थिति का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपस्थिति का नियम। अगला प्रश्न है, फ्राइड ने कौन सा नियम विकसित किया है? ऑप्शन है सीखने का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, भूल या प्रयास का नियम, मनोविश्लेषणात्मकवाद का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनोविश्लेषणवाद। तो फ्राइड द्वारा विकसित नियम है वह है मनोविश्लेषणवाद। अगला प्रश्न है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 15 वर्ष तक। तो पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, जिनमें पहली है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है, और दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। इसके बाद है 7 से 11 वर्ष, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, और 11 से 15 वर्ष तक होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यही पूछा है कि पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वह 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? ऑप्शन है पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर। तो बच्चे दुनिया के बारे में समझ का सृजन, जो कि इन्होंने सृजनात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, वह है पियाजे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं का, घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है? तो ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं या घटनाओं के विषय में चिंतन करता है, तो वह अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा या पियाजे के द्वारा। तो बच्चों में बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे के द्वारा की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पियाजे द्वारा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो इन्होंने कहा है कि पियाजे के अनुसार निम्न अवस्थाओं में से बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, वह कौन सी अवस्था में करता है? तो वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है, जो कि 11 वर्ष से ऊपर मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है बच्चे अपने ज्ञान का
स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। अगला प्रश्न है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन कौन सा है? सेंसरी, तार्किक तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया, औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है, वह मूर्त संचालन प्रक्रिया के द्वारा सोचता, मूर्त संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में बालक की विषयगत योग्यता को भली भांति विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन है, घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करके, केवल मातृभाषा में लिखी पुस्तकों का ही प्रयोग करके, मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में कक्षा शिक्षण करके, या उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो प्राथमिक कक्षाओं में बालक की विषयगत योग्यता को विकसित करने के लिए मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा में कक्षा शिक्षण करके किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में कक्षा शिक्षण करके प्राथमिक कक्षाओं में बालक को विषयगत योग्यता को भली भांति विकसित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी बालक की भाषाई विकास में प्राक भाषा की पहली अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है, दूसरों की भाषा समझना, प्रथम शब्द बोलना, रुदन, या शब्दोच्चारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुदन। किसी बालक के भाषाई विकास की प्राप्त भाषा की पहली अवस्था रुदन होती है। बच्चा जो सबसे पहले रोना सीखता है, तो यह उसकी सबसे पहली भाषा होती है, रुदन। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति में प्रभावी श्रवण निम्नलिखित किस परिस्थिति में समाप्त हो जाता है? ऑप्शन है, बाधक व्यक्तित्व के कारण, उत्तेजक भाषा के फलस्वरूप, शाब्दिक संघर्ष के कारण, प्रेषक पक्ष से संबंधित कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाधक व्यक्तित्व के कारण। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में बालकों का वाचन अभ्यास क्यों कराया जाता है? ऑप्शन है, एक निश्चित पाठ्य पुस्तक की सहायता से, प्रत्येक बालक द्वारा उच्च ध्वनि में पाठ की पुनरावृत्ति करा के, मातृभाषा की पुस्तकों द्वारा, बालकों को भाषा संबंधी अनुभव प्रदान करके। प्राथमिक कक्षाओं में बालकों का वाचन अभ्यास कराया जाता है क्योंकि बालकों को भाषा संबंधी अनुभव प्रदान हो सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को भाषा संबंधी अनुभव प्रदान करके। अगला प्रश्न है, स्मिथ के अनुसार 5 वर्ष की आयु में बालकों के शब्द भंडार की संख्या लगभग कितनी हो जाती है? 540 शब्द, 850 शब्द, 2072 शब्द, या 1580 शब्द। तो स्मिथ के अनुसार 5 वर्ष की आयु में बालकों का जो शब्द भंडार है वह लगभग 2072 शब्द हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2072। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वयं संप्रेषण को सर्वाधिक प्रभावित करता है जबकि उसकी, ऑप्शन है, भाषा में विकृति हो, संवेदी अंगों में विकृति हो, मानसिक स्थिति में विकृति हो, शारीरिक विकृति हो। तो मनुष्य स्वयं संप्रेषण को सर्वाधिक प्रभावित करता है जबकि उसकी भाषा में विकृति हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अशुद्ध उच्चारण कैसे सुधारा जा सकता है? ऑप्शन है, पुनरावृत्ति द्वारा, समानता वाले शब्दों का उच्चारण करके, शब्दों को खंडों में बांटकर, और उपर्युक्त सभी। तो अगर अशुद्ध उच्चारण को सुधारना है तो उसकी पुनरावृत्ति भी जरूरी है, समानता वाले शब्दों का उच्चारण करना, और शब्दों का खंडों में बांटकर भी। तो यह सभी जरूरी है अशुद्ध उच्चारण को सुधारने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक के दौरान
विचार संप्रेषण के उद्देश्य पूर्ण बनाने हेतु अध्यापक को क्या चाहिए कि वह, ऑप्शन है, विषय वस्तु का अच्छा अध्ययन करें, पहले वस्तुओं को ग्रहण करने हेतु तत्पर करें, बालकों को डांट कर शांत कर दें, बालकों को भी संप्रेषण में सहभागी बनाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालकों को संप्रेषण में सहभागी बनाएं। कक्षा में शिक्षक के दौरान विचार संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु अध्यापक को बालकों को भी संप्रेषण में सहभागी बनाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी बालक में भाषा विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन है कृदन रुदन, शब्द भंडार का निर्माण, हाव भाव या भाषा दिशा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द भंडार का निर्माण। यह बालक की भाषा विकास की दूसरी अवस्था है कि जिसमें बच्चा शब्द भंडार का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, बालक निम्न में किसके द्वारा अपनी भाषा को ठीक प्रकार सीख सकता है? तो ऑप्शन है याद करके, वाचन द्वारा, प्रयास द्वारा या स्वयं करके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाचन द्वारा। बालक वाचन द्वारा अपनी भाषा को ठीक करने का प्रयास कर सकता है। अगला प्रश्न है, दिवा स्वप्न क्या है? ऑप्शन है तरह तरह की बातें सोचना, निरर्थक कल्पनाएं करना, पढ़ाई में तल्लीन हो जाना या दिन में स्वप्न देखना। तो दिवा स्वप्न से मतलब निरर्थक कल्पनाएं करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निरर्थक कल्पनाएं करना। हमारा अगला प्रश्न है, बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले क्या सीखता है? ऑप्शन है सर्वनाम, संज्ञा, विश्लेषण या क्रिया विश्लेषण, या ऑप्शन है क्रिया विश्लेषण। तो बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले संज्ञा को सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा। संज्ञा से तात्पर्य है कि वह बालक सबसे पहले किसी का नाम, जगह या स्थान के बारे में सीखता है, इसीलिए वह सबसे पहले संज्ञा के बारे में सीखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के मूल कौशलों के अधिगम की किस दृष्टि से इनमें से सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो ऑप्शन है सुंदर लेखन को, शुद्ध उच्चारण के ज्ञान को, मौखिक अभिव्यक्ति को, शुद्ध वर्तनी के अभ्यास को। तो भाषा शिक्षण के मूल कौशलों के अधिगम को, मौखिक व्यक्तित्व को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौखिक व्यक्तित्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन है द्विभाषावाद, आर्थिकवाद, बुद्धि या यह सभी। तो किसी बालक के भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक में यह सभी आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा क्या है? पैतृक संपत्ति, अर्जित संपत्ति, सामान्य संपत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जित संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो ऑप्शन है बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोग का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। भाषा विकास के सहयोग में यह तरीका गलत है कि उनको अपनी भाषा के प्रयोग में अमान्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, था, फा, चा ध्वनियां क्या हैं? स्वनिम, रूपिम, लेखिम, शब्दिम। तो इन ध्वनियों को स्वनिम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चारित्रिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, बालक के व्यावसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है
बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है? उपरोक्त सभी। तो एक बालक का, विद्यालय का बालक के विकास पर इन सभी तरीकों से प्रभाव पड़ता है, चाहे वह बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या चारित्रिक विकास पर प्रभाव हो, बालक के व्यावसायिक विचारों पर प्रभाव हो, बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः वह विद्यालय बालकों के सामाजिकरण में असफल रहते हैं। वे विद्यालय जो बालकों के सामाजिकरण में असफल रहते हैं, ऑप्शन है धर्म विशेष के आधार पर संचालित हैं, जाति विशेष के आधार पर संचालित हैं, भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं। उपरोक्त सभी। तो जो धर्म विशेष के आधार पर संचालित हैं, जाति विशेष के आधार पर संचालित हैं और भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं, तो ये सभी सामाजिकरण में असफल रहते हैं विद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है जाति भेद, आनुवांशिकता, वातावरण या आनुवांशिकता तथा वातावरण। तो बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण उसका वातावरण है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कसौटी क्या होगी? छात्रों की अभियोग्यता एवं रुचियों का विकास, छात्रों की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि, छात्रों के सामाजिक विकास की पूर्ति या उपरोक्त सभी। तो किसी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कसौटी इन सभी को माना गया है, छात्रों की अभियोग्यता एवं रुचियों का विकास, छात्रों की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि, छात्रों के सामाजिक विकास की पूर्ति। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसपास व मित्र बालक के सामाजिकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं? ऑप्शन है बालक को अवांछित व्यवहार के लिए दंड देकर, बालक की अवांछित व्यवहार के लिए निंदा करके, बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर, बालक को स्वयं से प्रभावित ना होने पर उसका बहिष्कार कर। तो आस पड़ोस व मित्र बालक के सामाजिकरण में किस प्रकार सहायक हैं? बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय सामाजिकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का है। तो ऑप्शन है संरक्षण भी, संशोधन भी, आलोचना भी या समर्थन भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संरक्षण भी। विद्यालय सामाजिकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का संरक्षण भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक समाज का मार्गदर्शक है, इस कारण उसे सजग रहने की आवश्यकता है। ऑप्शन है सामाजिक आडंबरों के प्रति, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रति, समाज की स्त्रियों के प्रति, समाज की आर्थिक उन्नति के प्रति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक आडंबरों के प्रति। उसे सामाजिक आडंबरों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज द्वारा विद्यार्थियों की स्थापना की गई, क्यों? ऑप्शन है शिक्षकों को रोजगार देने के लिए, अभिभावकों के कार्य में मदद के लिए, नई पीढ़ी के लोगों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए, राजनीतिज्ञ के द्वारा समाज की रक्षा के लिए। तो समाज द्वारा विद्यार्थियों की स्थापना की गई क्योंकि नई पीढ़ी के लोगों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में खेलकूद कार्यों पर व्यतीत किए गए समय के विषय में आपका क्या मानना है? ऑप्शन है यह समय का दुरुपयोग है,
यह समय और अधिक शिक्षक कार्यों में लगाना चाहिए। यह समय का सदुपयोग है क्योंकि बच्चों में सामाजिकरण की भावना पैदा करता है। यह छात्रों को व्यस्त रखने का साधन है। तो विद्यालय में खेलकूद कार्यों का पर व्यतीत किए गए समय के विषय में पूछा है कि आपका क्या मानना है। तो यह समय का सदुपयोग है क्योंकि बच्चों में सामाजिकरण की भावना पैदा होती है खेलकूद के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा देने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है? ऑप्शन है कक्षा शिक्षण, पाठ्यक्रम, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, या टोली शिक्षण। तो बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा देने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकरण हेतु शिक्षा का क्या कार्य है? ऑप्शन है शिक्षक व बालकों में सहयोग विकसित करना, संस्कृत के हस्तांतरण, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति से अवगत कराना, उपरोक्त सभी। बालक के सामाजिकरण हेतु शिक्षा का कार्य पूछा गया है तो शिक्षक व बालकों में सहयोग विकसित करना, सांस्कृतिक के हस्तांतरण, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति से अवगत कराना। तो यह सभी सामाजिकरण हेतु शिक्षा के कार्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सामाजिकरण का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? क्योंकि बालक। ऑप्शन है भाषा के बिना भी संकेत से दूसरों से व्यवहार करता है, भाषा पर अधिकार पाने के बाद ही सामाजिक बनता है, विचार प्रकट करने व विचारों को ग्रहण करने में भाषा का ज्ञान सहायक है, या उपरोक्त सभी। तो भाषा सामाजिकरण का महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि बालक भाषा के बिना भी संकेतों से दूसरों से व्यवहार करता है, भाषा पर अधिकार पाने के बाद ही सामाजिक बनता है, विचार प्रकट करने व विचारों को ग्रहण करने में भाषा का ज्ञान सहायक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि भाषा सामाजिकरण का ये सभी महत्वपूर्ण हैं भाषा सामाजिकरण के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकरण में निम्न में से कौन से कारक बाधक हैं? ऑप्शन है माता पिता का प्यार न मिलना, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अनुचित दंड अथवा असुरक्षा, या उपरोक्त सभी। तो बालक के सामाजिकरण में जो बाधक कारक हैं वह उसमें माता पिता का प्यार न मिलना, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अनुचित दंड अथवा असुरक्षा। तो ये सभी कारक हैं इसमें सामाजिकरण में बाधक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार में बालक का सामाजिकरण विकास किस प्रवृत्ति के कारण होता है? तो ऑप्शन है अनुकरण, सहानुभूति, खेल, आत्मरक्षा। तो परिवार में बालक का सामाजिकरण विकास उसके अनुकरण द्वारा, अनुकरण से मतलब दूसरों की नकल करके घर में जो परिवार के सदस्य होते हैं उनकी नकल करके ही बालक सीखता है और सामाजिकरण विकास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण, जिसे कि इमिटेशन भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, सामाजिक समायोजन कठिनाई उत्पन्न क्यों करता है? तो ऑप्शन है समय पूर्व परिपक्व होने वाले बालक में, आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाले बालकों में, आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाली लड़की में, आयु पूर्व परिपक्व होने वाली लड़की में। तो सामाजिक समायोजन कठिनाई उत्पन्न करता है आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाले बालकों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक क्यों होना चाहिए?
ऑप्शन है जिससे वह नीति बन सके, जिससे वह समाज को दिशा दे सके, जिससे वह समाज की धरोहर को जीवित रख सके, जिससे वह छात्रों को मूल्य का सही ज्ञान दे सके। अध्यापक को सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि बालक जिससे क्या है, अध्यापक समाज की धरोहर को जीवित रख सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिससे वह समाज की धरोहर को जीवित रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसे कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को। तो प्रतिद्वंदात्मक भावना या प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था को। हमने इसकी थ्योरी क्लास में सभी अवस्थाओं को बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो एक बार थ्योरी क्लास इसकी जाकर जरूर देखें, चैनल पर जाकर इसकी थ्योरी क्लास जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण क्या है? सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो सामाजिकरण समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो रॉस ने संवेगों को 3 प्रकार में बांटा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अतिरिक्त ऊर्जावान छात्र को क्या जरूरत होती है? ऑप्शन है कोई विशेष ध्यान नहीं, विशेष प्रोत्साहन की, विशेष ध्यान की या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक अतिरिक्त ऊर्जावान छात्र को विशेष प्रोत्साहन की जरूरत होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष की आयु के एक सामान्य बच्चे में यह अधिकतम संभव है कि, ऑप्शन है उसमें समग्र मोटर समन्वयन की दिक्कत होती है, उसमें वयस्कों को खुश करने के संबंध में चिंता का भाव होता है, वह यहाँ वहां अपनी रुचि परिसीमित करता है, वह अभिजात अनुमोदन के लिए इच्छुक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसमें समग्र मोटर समन्वयन की दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है। ऑप्शन है व्यक्तिगत निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या यह सभी। तो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है क्योंकि उनमें व्यक्तिगत निर्माण में भी, कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? ऑप्शन है वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है, वह अपने विषय का गहन ज्ञान है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, उसे सख्त अनुशासन पसंद है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता है कि वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन है अभियोग्यता का विकास, बच्चों का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभियोग्यता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? ऑप्शन है शैशवावस्था में, युवावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में। तो संवेगात्मक विकास तीव्र परिवर्तन, संवेगात्मक विकास में किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक क्या है? ऑप्शन है संवेगात्मक घटक के प्रति अनुकूलन
तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया, संवेगों के आधार पर जीवन में दुख, दर्द, प्रसन्नता के क्षणों का एहसास, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु आक्रामकता और सुनियोजित नियंत्रण ताकि संवेग प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप ना करे। तो उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक है संवेगात्मक घटक के प्रति अनुकूलन तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, उसे व्यवहारिक त्रुटि का ज्ञान करना, उसके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकृत ना करें, उसके नकारात्मक व्यवहार के प्रति दंडित करें, उसके समक्ष अन्य उत्तम छात्रों का उदाहरण प्रस्तुत करें। तो यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकार ना करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय किसने दिया? ऑप्शन है, बंडूरा ने, पियाजे ने, लेविन ने, स्किनर ने। तो संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय जीन पियाजे ने दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पियाजे ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक का क्या पक्ष है? ऑप्शन है, नवीनता, आश्चर्य, मौलिकता या यह सभी। तो ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक का पक्ष है जिसमें नवीनता, आश्चर्य और मौलिकता होगी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। ब्रूनर के अनुसार नवीनता, आश्चर्य और मौलिकता संज्ञानात्मकता का पक्ष है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की संज्ञानात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा निम्न में से क्या प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन है, राजनीतिक भाषण, नाटकीय खेल, रचनात्मक खेल, काल्पनिकता। तो बालक की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा राजनीतिक भाषण प्रभावित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है? ऑप्शन है, प्रभावशीलता, मौलिकता, लचीलापन या प्रवाह। तो सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रभावशीलता। ऑप्शन नंबर ए, प्रभावशीलता। क्योंकि सृजनात्मकता के तत्व में मौलिकता, लचीलापन और प्रभाव ये तीनों आएंगे। प्रभावशीलता इसका तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सृजनात्मक हेतु आवश्यक है? ऑप्शन है, संवेदना, चिंतन, तार्किकता, कल्पना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कल्पना। सृजनात्मक हेतु आवश्यक है कल्पना करना। आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? ऑप्शन है, समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए जो प्रावधान किया गया है वह है समावेशी शिक्षा द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा द्वारा। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि जो विशिष्ट क्षमता वाले बालक होते हैं, जिनमें मंदबुद्धि बालक, अंधे बालक, बहरे बालक या प्रतिभाशाली बालक को ज्ञान दिया जा सके। तो ऐसे सभी निःशक्त बालकों के लिए जो शिक्षा का प्रावधान है वह समावेशी शिक्षा द्वारा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत कैसे बालक आते हैं? ऑप्शन है, श्रवण क्षति युक्त बालक, दृष्टि क्षति युक्त बालक, बहुत विकलांग बालक या यह सभी।
तो शारीरिक रूप से जो भिन्न बालक हैं उसमें श्रवण क्षति युक्त बालक, दृष्टि क्षति युक्त और बहुत विकलांग बालक, यह सभी आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको आप क्या सीखना पसंद करेंगे, उसको आप क्या सिखाना पसंद करेंगे? ऑप्शन है नियमित पाठ्यचर्या की पढ़ाई, किंतु उन्हें काम के लिए दुगना समय देंगे, उन्हें आवश्यक बातें रटा देंगे, उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करने, हिसाब रखने आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे, उन्हें अपनी पसंद का कार्य करने देंगे। तो जो एक पिछड़ा, मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक है, उसके लिए हम कुछ व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाने का प्रयास करेंगे, तो जिसमें कि यात्रा करके उन्हें अकेले यात्रा करने देंगे, पैसे खर्च करने, हिसाब रखने जैसी व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? तो ऑप्शन है विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था, उपरोक्त सभी। एक पिछड़े बालक की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए यह सभी बातें सम्मिलित होंगी, जिसमें विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था, तो यह सभी बातें सम्मिलित होंगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालक का शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना, व्यक्तिगत ध्यान, पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो पिछड़े बालक की शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए यह सभी बातें करना चाहिए, जिसमें पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना, व्यक्तिगत ध्यान देना, पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता है? ऑप्शन है संवेगात्मक रूप से अस्थिर, रुचियां सीमित होती हैं, निरंतर अव्यवस्था का होना, या ये सभी। तो जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं उनकी विशेषताओं की बात करें तो संवेगात्मक रूप से अस्थिर, रुचियां क्या होती हैं? सीमित होती हैं, निरंतर अव्यवस्था का होना। तो यह सभी ऑप्शन मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता बताता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है, इनमें से मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन है शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बालक से कम, पिछड़ेपन का कारण वंशानुगत, पिछड़ेपन का कारण वातावरण, निर्देश देना समस्या नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्देश देना समस्या नहीं है। यह मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता में नहीं आता है। बाकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बालक से कम, पिछड़ेपन के कारण वंशानुगत भी हो सकता है और पिछड़ेपन का कारण वातावरण भी हो सकता है। ये सभी मानसिक रूप से पिछड़े बालक की विशेषताएं हैं। निर्देश देकर समस्या नहीं, यह नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए किया जाता है? ऑप्शन है अंधे बालकों के लिए, श्रवण दोष युक्त बालकों के लिए, विकलांग बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंधे बालकों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बालक में विकलांगता की व्यापकता अधिक है वह निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता? शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक या सांस्कृतिक? तो वह सांस्कृतिक प्रभावित नहीं होता है। जिस बालक में विकलांगता की व्यापकता अधिक होती है वह शारीरिक, संवेगात्मक और मानसिक रूप से तो प्रभावित होता है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से प्रभावित नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व क्या है?
ऑप्शन है आनुवांशिकता की जांच, वातावरण का प्रभाव, बुद्धि परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए जो अनिवार्य तत्व है वह है बुद्धि परीक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी को समस्यात्मक बालक कहा जा सकता है? किसको समस्यात्मक बालक कहा जा सकता है? तो ऑप्शन है पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि बालक को, प्रतिभाशाली बालक को, या चोरी करने वाले बालक को। तो अगर हम समस्यात्मक बालक की बात करें तो उसके अंतर्गत चोरी करने वाले बालक आएंगे, ना कि पिछड़े बालक, मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली बालक आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ा है उनके विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है पढ़ाई में पिछड़ा है, घर व समाज में पिछड़ा है, मानसिक रूप से पिछड़ा है, इनमें से कोई नहीं। तो जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ा है वह पढ़ाई में भी पिछड़ा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बालक मानसिक दृष्टि से पिछड़ा है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है संवेदनशीलता, निष्ठावान, शक्तिशाली, या अनुशासनहीनता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुशासनहीनता। जो बालक मानसिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें ऑप्शन की दृष्टि से देखा जाए तो संवेदनशीलता, निष्ठावान या शक्तिशाली तो नहीं कहेंगे, अनुशासनहीनता कहेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है या सक्षम नहीं है वह निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन है लंगड़ा, पोलियोग्रस्त, जड़बुद्धि, या दृष्टिबाधित। तो जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है उसे हम जड़ बुद्धि कहेंगे, क्योंकि लंगड़ा होना, पोलियोग्रस्त होना और दृष्टिबाधित होना यह शारीरिक रूप से अक्षमता की है, और जो जड़ बुद्धि है वह शारीरिक रूप से अक्षमता की कमी है नहीं है, वह मानसिक रूप से है अक्षमता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग से आते हों, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा से आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग से आते हों। तो कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य ऐसे अभिभावकों के बालक से है जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग से आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपना कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह कथन किसका है या यह किसका कथन है? एक बार फिर से सुनेंगे, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपना कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा के नीचे का है करने में असमर्थ रहता है, ऐसे बालक को पिछड़ा बालक कहते हैं। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन है बर्ट का, वुडवर्थ का, टर्मन का, या ट्रो का। तो यह कथन बर्ट का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्ट का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रभाव तथा मंद गति के विकास बाल अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण, विद्यालय के वातावरण के कारण, या व्यक्तिगत कारण। तो शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रभाव तथा मंद बुद्धि के विकास बाल अपराध में व्यक्तिगत कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की समस्यात्मक व्यवहार का कारण क्या नहीं होता है? ऑप्शन है अनैतिक कार्य, मनोरंजन की सुविधा, निर्धनता, अत्यधिक लाड़ प्यार।
तो बालकों की समस्यात्मक व्यवहार का कारण अनैतिक कार्य नहीं हो सकता है। मनोरंजन की सुविधा, निर्धनता, अत्यधिक लाड़ प्यार तो समस्यात्मक व्यवहार का कारण बन सकती है, अनैतिक कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को किस प्रकार शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? ऑप्शन है अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अन्य सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अन्य सामान्य बालकों के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा संबंधित से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है मेधावी विद्यालय के लिए शिक्षा से, कम योग्य शिक्षार्थियों के शैक्षिक से, अध्यापक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों से, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों से। तो विशेष शिक्षा संबंधित है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम योग्य विद्यार्थियों के शैक्षिक कार्यक्रमों से विशेष शिक्षा संबंधित है। तो इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, किस अवस्था के बालक की देखभाल आवश्यक है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या यह सभी। तो एक बालक की सभी अवस्थाओं में बालक को देखभाल की और संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि बालक की जो मनोवैज्ञानिक जरूरतें रहती हैं, जैसे कि उसमें दिलासा, विश्वास, नैतिक समर्थन, प्रोत्साहन और पहचान, तो ये सभी जरूरतें जब उसकी पूरी नहीं होती है या उसमें कमी होती है तो उसको उचित देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो उन सभी अवस्थाओं में, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, इन सभी अवस्थाओं में बालक को देखभाल की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में संरक्षण की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन है शैक्षिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, यह सभी। तो किशोर अवस्था में शैक्षिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, इन सभी में किशोर अवस्था में संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में किस प्रकार की संरक्षण की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक या यह सभी। तो बाल्यावस्था में भी व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक, इन सभी क्षेत्रों में संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की देखभाल क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है नैतिक विकास हेतु, संवेगात्मक विकास हेतु, मानसिक विकास हेतु या उपयुक्त सभी। तो बच्चों की देखभाल उसके नैतिक विकास हेतु, संवेगात्मक विकास हेतु, मानसिक विकास हेतु, इन सभी के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत शिक्षा साधन क्या है? ऑप्शन है परिवार, समाज, स्कूल या मित्र मंडली। तो अगर हम संस्थागत शिक्षा साधन की बात करें तो वह स्कूल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की संस्थागत देखभाल के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास या यह सभी। तो बालक की संस्थागत देखभाल के अंतर्गत उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका चारित्रिक विकास, यह सभी आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर संस्थागत देखभाल की विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन है सर्वांगीण विकास, उद्देश्य पूर्ण विकास, स्वाभाविक जीवन से संबंधित, अनुभवों पर आधारित। तो गैर संस्थागत देखभाल की विशेषता की बात करी गई है कि क्या नहीं है, तो यह उद्देश्य पूर्ण विकास नहीं है। गैर संस्थागत देखभाल में सर्वांगीण, बालक का सर्वांगीण विकास,
स्वाभाविक जीवन से संबंधित, अनुभवों पर आधारित, तो यह सभी विशेषताएं हैं, उद्देश्यपूर्ण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत देखभाल का उदाहरण क्या नहीं है? ऑप्शन है स्कूल, समाज, पुस्तकालय, कॉलेज। तो अगर हम संस्थागत देखभाल की बात करें तो उसके अंतर्गत स्कूल, पुस्तकालय, कॉलेज, यह सभी संस्थागत देखभाल के उदाहरण हैं। समाज संस्थागत का नहीं है, यह गैर संस्थागत का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथ बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है महंगी, सामान्य, मुफ्त, इनमें से कोई नहीं। तो अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की आवश्यकता होती है, ना कि महंगी, सामान्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुफ्त शिक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन है पठन विकार से, गणितीय विकार से, मानसिक विकार से, या व्यवहारिक संबंधी विकार से। तो अगर हम डिसलेक्सिया की बात करें तो यह पठन संबंधी, पढ़ने संबंधी विकार से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पठन संबंधी विकार। अगर हम गणित संबंधी विकार की बात करें तो गणित संबंधी विकार में आएगा डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया जो कि गणित संबंधी विकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है कोहलबर्ग, स्किनर, जीन पियाजे, या पावलोव। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन जीन पियाजे का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जीन पियाजे ने। उसमें इन्होंने बच्चों की समझ के सृजन के बारे में बताया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन किस प्रकार करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ऑप्शन है बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक विकास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है? किसमें निःशक्त बच्चों के शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना? तो ऑप्शन है नियमित विद्यालयों, विशेष विद्यालयों, मुफ्त विद्यालयों। तो इन्होंने पूछा है कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य किसमें, मतलब किसमें निःशक्त बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है, जिसमें नियमित विद्यालयों को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। जो समेकित शिक्षा है उसका केंद्रीय प्रयोजन योजना का उद्देश्य है कि नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन शिक्षण देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? ऑप्शन है सच्चरित्रता, यौनांगों का ज्ञान, संवेगात्मक परिपक्वता, या यह सभी। तो यौन शिक्षण देने वाले एक अध्यापक में यह सभी गुण होना आवश्यक है, सच्चरित्रता, यौनांगों का ज्ञान, संवेगात्मक परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शारीरिक विकलांग के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? ऑप्शन है बधिर, बहरे, अनाथ, या अपंग। तो अगर हम बात करें शारीरिक विकलांगता की तो उसके अंतर्गत बधिर, बहरे और अपंग बालक आएंगे, ना कि अनाथ बालक। तो शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत जिसे नहीं रखा जाता है वह है अनाथ बालक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता किसके लिए है? तो ऑप्शन है विकास के लिए, समायोजन के लिए, भावी जीवन की योजना बनाने के लिए,
या उपरोक्त सभी? तो देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता विकास के लिए भी है जरूरी, समायोजन के लिए भी है जरूरी, भावी जीवन की योजना बनाने के लिए भी है आवश्यक। तो इन सभी के लिए आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किससे नहीं फैलता है? तो ऑप्शन है हाथ मिलाने से, असुरक्षित यौन संबंध से, असुरक्षित रक्त लेने से, संक्रमित सुई लगवाने से। अगर हम बात करें एड्स की, तो इसका फुल फॉर्म होता है, ए का होता है एक्वायर्ड, आई का होता है इम्यून, डी का होता है डेफिशिएंसी और एस का होता है सिंड्रोम। तो इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो अगर हम बात करें एड्स की, तो एड्स विषाणुजन्य ऐसा रोगों का समूह होता है जिसमें क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट होने के कारण कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और यह ऐसी बीमारी है जो पैतृक रूप से नहीं होती बल्कि विषाणु के आक्रमण से होती है, और इसके कारण रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। तो अगर हम इसमें फैलने की बात करें, तो असुरक्षित यौन संबंध से, असुरक्षित रक्त लेने से और संक्रमित सुई लगवाने से, इन सभी से एड्स फैलता है, ना कि हाथ मिलाने से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाथ मिलाने से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा क्या है? ऑप्शन है तपेदिक परीक्षण, एड्स परीक्षण, कैंसर परीक्षण या ज्वर परीक्षण। तो अगर हम बात करें एलिसा की, तो इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसेज, और यह एड्स का पता लगाने के लिए सबसे बेसिक टेस्ट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्स परीक्षण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एड्स HIV महामारी की पहली घटना किस वर्ष संज्ञान में आई थी? ऑप्शन है 1976, 1986, 1996 या 1999 में। तो भारत में एड्स या HIV महामारी की जो पहली घटना का पता चला था, वह चेन्नई में 1986 में पता चला था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाकों का संबंध किस रोग की रोकथाम से है? ऑप्शन है एड्स से, कैंसर से, छोटी माता से या बेरी से। नाकों का संबंध एड्स से है। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्स की रोकथाम के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NACP कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन है 1987, 1988, 1992 या 1994 में। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1987 में 1987 में की गई थी इसकी शुरुआत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक क्या है? ऑप्शन है रक्त सुरक्षा कार्यक्रम, लक्ष्मीकृत दखल, गैर सरकारी संगठन सहयोग या उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के जो घटक हैं, वह रक्त सुरक्षा कार्यक्रम, लक्ष्मीकृत दखल, गैर सरकारी संगठन सहयोग, यह सभी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 नवंबर, 1 जनवरी, 1 दिसंबर या 1 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स शब्द के अक्षर ए का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्शन है एक्वायर्सी, एक्वायर्ड, एडोलेंसिस या एडुलेशन। तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पर ए का पूरा नाम होगा एक्वायर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्वायर्ड। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है।
और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही हम अपनी अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।